जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और लास्ट में हमने देखा था प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। और लास्ट में एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि टोटिपोटेंसी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट कंप्लीटली बन सकता है। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि आपने प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस पढ़ा था, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। ये टिश्यू बनाता है आउट कवरिंग ऑफ बॉडी यानी स्किन, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो इनके सेल्स होते हैं आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम इंटर सेलुलर स्पेस होता है, यानी सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। फंक्शंस क्या क्या है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जर्म, यानी जर्म से हमें बचाता है, वाटर लॉस रिड्यूस करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, और जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाता है, मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का, तो उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल से बने होते हैं, एक ही सिंगल लेयर में होते हैं। इनका काम होता है बच्चों एक्सचेंज कराना, हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। जहां जहां पे लिक्विड्स एक्सचेंज होने हैं या फिर गैस एक्सचेंज होने हैं वहां पे ये मिलता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स, लंग्स में। क्यों लंग्स में? लंग्स क्योंकि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराता है। ब्लड वेसल्स में क्यों मिलता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं ब्लड को, और ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मैनी लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर होती है इनकी। आउटर सेल्स फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। इनका काम होता है बच्चों प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, फ्रिक्शन से, या फिर एंट्री ऑफ माइक्रोब्स से। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? माउथ में, स्किन में और इसोफेगस में। फ्रिक्शन से कैसे ये प्रोटेक्ट करता है? जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, खाना नीचे निकलता है ओसोफेगस से, तो वहां पे भी फ्रिक्शन से क्या हो सकता है, ओसोफेगस डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जिससे वो बचा सके। अगला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये आपको एक तरीके से थैला जैसा दिख रहा होगा, है ना? तो ये स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है या फिर सीक्रेट कर सकता है सब्सटेंसेस को। ये क्यूबॉइडल और कॉलमनार में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको एक कॉलम की तरह दिख रहा है, पिलर की तरह, तो ऐसे और क्यूबॉइडल फॉर्म में भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। काम तो होता है इनका सिक्रेशन, प्रोडक्शन, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, सलाइवा, इन सबको क्या करता है, ये सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। कहाँ कहाँ मिलता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, स्टमक लाइनिंग में। स्टमक लाइनिंग क्या करती है? HCl प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और गैस्ट्रिक जूस जो आपका पेप्सिन आता है वो भी क्या निकलता है, स्टमक में रिलीज होता है। तो जहां जहां सब्सटेंस रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वहां पे आपको मिलेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगला है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या करता है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखो, ये सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। जैसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर सीधे सीधे क्या लगे हुए हैं, एक ही लेयर में लगे हुए हैं, और आपका क्या बना रहे हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बना रहे हैं। अक्सर इन पे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। काम होता है इनका एब्जॉर्प्शन का, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, और भी बहुत सारी चीज ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने का क्या फायदा है? यहाँ पे ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मिलता है। आपको पता है कि विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो वहां पे ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम मिलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका काम भी है। ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल से बने होते हैं और इनके पास हेयर लाइक सिलिया भी प्रेजेंट होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कॉलम तो है इनके पास लेकिन वे आधे टेढ़े हैं और इनके पास क्या है, हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट है।
रिसेप्टरी सेल्स इनके पास है तो ये क्या काम करेगा, सेंसरी फंक्शन के, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड है, इन सबको क्या करेगा, सेंस करेगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, नोस्ट्रल्स में, टेस्ट बर्ड्स में और इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक था आपका एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से पता चल रहा है ये कनेक्ट करेगा एक तरीके से। तो ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, सेपरेट करते हैं अदर टिश्यू से या फिर ऑर्गन से इन द बॉडी, तो उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड और बोन आपका कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड जो है ये कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, ये अदर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वेस्ट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो इसी के थ्रू क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इनके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी फ्लो करने की इनके पास एबिलिटी है, फ्लूइडिटी है इनके पास। ठीक है, तो ये फ्लो करके ये सारे सब्सटेंस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, ब्लड है। ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% जो है आपका एलिमेंट से जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। आरबीसी, आरबीसी करता क्या है, आरबीसी करता है पहला तो ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है, दूसरा हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है तो ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। लाइफ स्पैन इसकी 120 डेज यानी 4 मंथ के अराउंड होती है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इन्हें ई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं बोन मैरो की वजह से। न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल्स भी नहीं है इनके पास, तो वे क्या नहीं कर पाएंगे, सेल डिवीजन। तो ये बनते किससे हैं, बोन मैरो की वजह से। ठीक है, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो से ही बनते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, यानी कि अगर आपको चोट लग जाए तो थोड़ी देर खून तो फ्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे क्लॉटिंग बन जाती है और वो ब्लड को रोक देती है, यानी एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होने देती। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आ गया और बीमार कर रहा है हमको, या कोई भी डैमेज कर रहा है, तो उसको क्योर करता है। ठीक है, लड़ता है उससे। अब आता है बोन, सपोर्ट एंड कनेक्ट्स बॉडी फ्रेमवर्क फ्रॉम हेड टू टो। सर से लेकर नीचे तक सपोर्ट देता है और कनेक्ट करता है हर एक पार्ट्स को। प्रोवाइड सेफ एंड प्रोटेक्शन, सेफ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है। अगर हड्डी निकाल दी जाए, बोन सारी निकाल दी जाए, तो हमारा जो शरीर है वो बेन 10 के एलियन जैसा बन जाएगा। वो उस एलियन का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। हैज अ हार्ड रिजिड मैट्रिक्स, और इनके पास हार्ड रिजिड मैट्रिक्स होता है, जिससे ये क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं। पूरे बोन जो है वो रिजिड रहते हैं। अब एक सवाल है, व्हाई डज फेस बिकम रेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो हमारा जो फेस है वो कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हर एक सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेके अपनी एनर्जी रिलीज करता है, मतलब एनर्जी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा जब एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके वहां पहुंचाता है जहां पे जरूरत है ऑक्सीजन की। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सेल को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो ब्लड क्या करता है, फ्लो करने स्टार्ट कर देता है तेजी से, यानी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ब्रीथिंग रेट भी फास्ट हो जाती है, जिससे होता क्या है, ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है, सप्लाई है, वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन के फास्ट होने से हमारा जो फेस है वो रेडिश हो जाता है। ठीक है, अब कुछ और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। मैं आपको कुछ एक्शंस बोलूंगा करने के लिए, आपको वो करने हैं ताकि आपको अच्छे से फील हो। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी नी को टच करो। आपको हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर फील हो रहा होगा, ये हुआ है आपका बोन की वजह से। बोन क्या करता है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। अब आप क्या करो, अपने कान को ऐसे फोल्ड करो और छोड़ दो, नाक को ऐसे प्रेस करो और छोड़ दो। आप क्या देखोगे, क्या फील करोगे कि कान वापस अपने शेप में आ गए, नाक भी अपने शेप में आ गई। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज।
कार्टिलेज क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कुशंस करता है बोन की एंड को, जिससे शॉक एब्जॉर्प्शन हो पाए। देखो, आपने क्रिकेट तो खेला होगा, जब भी बॉल कैच करते हो तो आप हल्का सा हाथ पीछे करते हो कैच करते टाइम, ठीक है, बॉल हाथ में आते ही उसे पीछे करते हो हल्का सा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके हाथों में तेज लगेगी, और जब आप ये करते हो तो आपके हाथों में इंपैक्ट कम होता है, यानी आप क्या कर रहे हो, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, उसके इंपैक्ट को कम कर रहे हो। एक तरीके से ऐसा ही है जैसे आप दीवार में पंच मारोगे और गद्दे में पंच मारोगे, कहां ज्यादा लगेगी, दीवार में। तो अगर आप गद्दे में मारोगे तो क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे आपका जो पंच की स्पीड है उसे धीरे धीरे कम करेगा और इंपैक्ट कम होगा, यानी आपके हाथ में कम लगेगी। ऐसे ही कार्टिलेज क्या करता है, बोन की एंड में कुशन की तरह काम करता है, जिससे शॉक एब्जॉर्प्शन हो जाए और हमारी बोन डैमेज ना हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फोरआर्म को ऐसे पकड़ो और ऐसे उंगलियां हिलाओ। आप क्या देखोगे कि यहां पे भी मूवमेंट हो रही है, फोरआर्म में भी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्यों हो रही है, टेंडन की वजह से हो रही है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है ताकि मूवमेंट वहां पे आ पाए, ठीक है। उंगलियां तो दूर है फोरआर्म से, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, टेंडन प्रेजेंट है जो इन बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और मूवमेंट लेके आता है। अब आपको क्या करना है, आप चेयर पे तो बैठे ही होंगे, आपको पैर उठाना है ऊपर। आप क्या देखोगे, एक लिमिट के बाद पैर ऊपर नहीं उठेगा, जैसे कि आप ऐसे करके हाथ सीधा कर रहे हो लेकिन इसके बाद वो नहीं जा रहा, यानी यहाँ पे लिमिट है। लिमिट है तो वो किस वजह से है, लिगामेंट की वजह से। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ये स्टेबिलिटी लाता है, मूवमेंट में लिमिट्स लेके आता है और हेल्प करता है डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि बोन अपनी जगह से हिल ना जाए तो उसको भी ये क्या करता है, बचाता है, ठीक है। कौन करता है, लिगामेंट। अब ये डायग्राम है, यहां पे आप देख रहे हो टेंडन बोन से मसल जुड़ी हुई है, ये क्या है, टेंडन है। यहां पर कार्टिलेज है जो कुशन की तरह काम करेगा। लिगामेंट क्या कर रही है, नीचे वाली बोन्स को नी कैप से ऊपर वाली बोन से जोड़ रही है। अब ये भी आपका क्या है, मस्क्यूलोस्केलेटल है। इस डायग्राम को हम आगे भी देखेंगे। इसमें क्या क्या बता रखा है, यहाँ पे कोलर बोन है जो कि शोल्डर बनाती है, लॉन्ग बोन है, इसमें थाई की बोन को लॉन्ग बोन बोलते हैं, और ये हार्ड भी होती है सबसे ज्यादा, और नी कैप है इसमें, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, जो बोन होती है उनके पास हार्ड और रिजिड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और फोस्फोरस के कंपाउंड से बने होते हैं, यानी बोन जो है वो कैल्शियम और फोस्फोरस से बने हैं, वो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और हार्ड बनाते हैं, ठीक है। वहीं कार्टिलेज जो है वो जेली लाइक सॉफ्ट मैट्रिक्स से बने हुए होते हैं, जो कि इन्हें क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कुशनिंग प्रोवाइड करता है। आया समझ में बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क है, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरीके की मूवमेंट होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट में ऐसी मूवमेंट्स आती है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हो, यानी हम जो करना चाहते हैं वो कर पाए, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि राइटिंग हो गया, रनिंग हो गया, एक्सरसाइज, खेलना, या आप कोई काम करते हो, तो ये कौन सी मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट, जो आप चाहते हो और आपके कॉन्शियस में हो। जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक आप खड़े नहीं हो पाओगे, जबरदस्ती आपको कोई खड़ा करेगा तो वो बात अलग है, लेकिन आपके कंट्रोल में है ये ऐसी मूवमेंट, उन मूवमेंट को बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। और जो मसल इन काम को कराने के लिए, इन मूवमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, और इसका दूसरा नाम स्ट्रिएटेड मसल्स भी है। ये मसल्स बोन से या फिर स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं और मूवमेंट कराती है। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर से बने हुए होते हैं, और इनके जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच्ड होती है, स्ट्रिएटेड होती है। अनब्रांच का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सीधे सीधे जा रहे हैं, कहीं पे भी ब्रांच नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अनब्रांच्ड है। और स्ट्रिएटेड क्या है, आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, पहला डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क, लाइट, डार्क, आगे लाइट, ऐसा ही सेम पैटर्न फॉलो करता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रिएटेड, और यही पाया जाता है स्केलेटल मसल में, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। अगली मूवमेंट आती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट।
यानी ऐसी मूवमेंट जो हमारे कॉन्शियस में नहीं हो, जो हम चाह के भी नहीं रोक सकते, जैसे कि हार्ट बीट होता है, जो खाना हमारे इंटेस्टाइन में मूव होता है वो आप चाह के भी नहीं रोक सकते, वो अपने आप मूव करती रहती है। ठीक है, अब जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है उन्हें दो मसल्स कंट्रोल करती है, पहला स्मूथ मसल्स और दूसरा है कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ मिलती है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में और अदर इंटरनल ऑर्गन्स में। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि ये बीच में ऐसे होते हैं, थिक होते हैं, और साइड में कैसे होते हैं? थिन होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और स्ट्रिएशन कहीं पे भी आपको नहीं नजर आती। फंक्शन क्या है इसका? हेल्प इन स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट लाइक डाइजेशन, धीरे धीरे और कंटिन्यूअस काम कराने में ये हेल्प करता है। जैसे कि स्टमक में आपको दिख रहा है स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है और एक साथ लगी हुई है, चिपकी हुई है। अगला आता है कार्डियक मसल्स, ये सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी होती है, ब्रांच्ड होती है, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, और फेंट स्ट्रिएशंस होते हैं। स्ट्रिएशंस होते हैं लेकिन वो हल्के होते हैं। क्या काम है? कंटिन्यूअस बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का कंटिन्यूअस क्या कराना? बीटिंग कराना। वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग, बिना थके ये काम करती रहती है मसल्स। अब देखो हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स हैं, ये आपको ब्रांच नजर आ रही होगी कि एक से क्या हो रही है? ब्रांच निकल रही है, और आपको स्ट्रिएशंस भी हल्की हल्की नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डियक मसल्स। अगला आता है नर्वस टिश्यू। आपने कभी सोचा है कि आप अगर किसी चीज को छूते हो तो उसका मैसेज कैसे पहुंचता है दिमाग तक? तो वो मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। ये क्या करता है? बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बनाता है, जिससे मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, हेल्प करता है सेंस चेंजेस में, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे मान लो कि आपने गर्म चीज को छुआ तो उसको प्रोसेस करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन की वो गर्म है, उसके मैसेज को ट्रांसफर करेगा और रिस्पॉन्ड कराने में भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, अब देख लेते हैं रोल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन जो है वो नर्वस टिश्यू से ही बना होता है, और ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। बॉडी जो हमारी कंट्रोल होती है वो ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो क्या है? ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। बॉडी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हाथ पैर कैसे कोऑर्डिनेट वे में काम करने चाहिए वो कंट्रोल करता है। मेमोरी कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सेज और एक्शंस कंट्रोल करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है मसल्स तक, मैसेज या फिर इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करता है मसल सेल तक। अब देखो मसल सेल जो है वो नर्वस टिश्यू के बिना कुछ नहीं है, यानी मसल जो है उन्हें नर्वस टिश्यू की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि मसल को चाहिए इंफॉर्मेशन कि क्या करना है। जैसे आपको ग्लास उठाना है तो वो कैसे उठाएगा? उसके पास मैसेज तो जाना चाहिए कि वो ग्लास उठाना है। तो ब्रेन क्या करता है? मैसेज पास करता है थ्रू नर्वस टिश्यू, और वो मसल सेल तक जाते हैं। फिर मसल सेल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे कि मूवमेंट होती है। अब जैसे यहां की मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ऊपर उठेगा। अब ये जॉइंट की तरफ से मूवमेंट करा रही है। ठीक है, यहाँ जॉइंट से मूवमेंट करा रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर हुआ, रिलैक्स हुआ तो नीचे हुआ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से क्या होता है? मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर। ठीक है, तो मसल्स को मैसेज चाहिए जो कहां से मिलता है? उन्हें ब्रेन से, और किसके थ्रू पहुंचाता है? नर्वस टिश्यू के। ठीक है, आगे समझ में एक और एग्जांपल ले लो। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है, तो ब्रेन क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है हार्ट तक, हार्ट के मसल्स तक, कार्डियक मसल्स तक। वो क्या करता है? तेजी से पंप करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो और जो सेल है वो अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो उसने भी क्या यूज हुआ? ब्रेन यूज हुआ। ब्रेन ने क्या किया? मैसेज पहुंचाया नर्वस टिश्यू के थ्रू। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू जिन सेल से बने हैं उन्हें बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स। इनका क्या काम होता है? मैसेज को रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना और आगे ट्रांसफर करना। ये आपका क्या है? न्यूरॉन का सेल है। इनमें डेंड्राइट्स होती हैं ऊपर, और डेंड्राइट्स क्या करती है? मैसेज को लेती है, मतलब रिसीव करती है दूसरे न्यूरॉन से।
फिर आगे एक्सोन में होते हुए मैसेज आगे जाता है और एक्सोन टर्मिनल से वो पास हो जाता है दूसरे न्यूरॉन में। ऐसे ही यहाँ पे एक और न्यूरॉन लगा होगा, डेंड्राइट यहाँ पे होगी, वो मैसेज रिसीव करेगा और आगे पहुंचाएगा। ऐसे ही यहाँ लगी होगी, वो आगे पहुंचाएगा। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। अब आता है आपका मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें बोन, जॉइंट, कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट ये सब प्रेजेंट होते हैं। इन सब से क्या बनता है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम बनता है। इनका काम होता है बॉडी को स्टैंड अपराइट कराना, यानी सीधा खड़ा करने में ये मदद करता है। एनेबल्स मूवमेंट, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि इनके पास मसल्स भी है, तो मसल से मूवमेंट होती है। मेंटेन पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है नर्वस टिश्यू सिस्टम के अंदर काम करता है, यानी नर्वस टिश्यू के बिना ये काम के नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के, कितने टाइप का जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। होता क्या है, इसमें एक कटोरी जैसा शेप होता है बोन का और एक राउंडेड होता है, ये इसके अंदर ऐसे फिक्स होता है, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होता है, ये शोल्डर में, यहां पे ये मिलेगा आपको। इससे हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। देखो मैं हर डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से सारी डायरेक्शन में मूवमेंट मिल जाती है। दूसरा आता है हिंज जॉइंट। ये आपकी एल्बो और नी में होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। दरवाजे में जैसे हिंज लगे होते हैं ऐसे ही ये काम करते हैं। नी कैप जो है नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब अगला आता है पाइवट जॉइंट। ये नेक में प्रेजेंट होता है, यानी स्कल और बैकबोन के बीच में जो पार्ट है उसे नेक बोलते हैं, वहां प्रेजेंट होता है। और ये हेड को साइड टू साइड मूव कराने में हेल्प करता है। अगला है फिक्स्ड जॉइंट। ये स्कल में प्रेजेंट होता है। ये इसमें होता क्या है, बोन्स जो है वो टाइटली ज्वाइंट होती हैं, एक दूसरे से फंसी हुई होती है। मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइटली पैक्ड है, एक तरीके से फिक्स्ड है। और ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन, आई और कान को प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब अंदर के पार्ट्स को, ये बाहर के पार्ट्स को नहीं, अंदर के पार्ट्स को, जो कान के अंदर हमारे ईयर ड्रम वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्कल को रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाने में भी ये हेल्प करता है। अब देख लो यहाँ पे डायग्राम, ये आपका फिक्स्ड जॉइंट है, फंसा हुआ है पूरी तरीके से। पाइवेट जॉइंट ये साइड टू साइड मूव कराता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ शोल्डर में और यहाँ प्रेजेंट है, ये हर डायरेक्शन में मूव कराता है। हिंज जॉइंट देखो हिंज लगा हुआ है इसमें, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है हिंज जॉइंट की वजह से, ठीक है। अब आता है बोन मैरो। बोन मैरो सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि कुछ ही बोन्स के अंदर मिलता है, जैसे हिप बोन हो गया, रिब्स हो गई, लॉन्ग बोन हो गई, लॉन्ग बोन यानी थाई बोन, ठीक है। इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाना होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या है, आपके ई न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में। ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि रिपीटेडली डिवाइड हो सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स को। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या होता है, स्टेम सेल्स को हेल्दी डोनर से निकाल के पेशेंट में डाला जाता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बोन मैरो। अब आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी बोन्स से क्या बना रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम बन रहा है। सारी बोन्स मिला के स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को। स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब केज स्केलेटल सिस्टम बनाता है, और भी बोन्स मिलके क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है। वर्टेब्रल कॉलम क्या है, ये आपको यहां से लेके नीचे तक बैकबोन है, यही क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। मेड ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से ये बनते हैं, आप छू के फील कर सकते हो, छोटी छोटी बोन्स हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे बोलते हैं। सपोर्ट करता है बॉडी को, आप सीधे खड़े हो, किसकी वजह से खड़े हो, वर्टेब्रल कॉलम की वजह से, ठीक है। कार्टिलेज डिस्क प्रेजेंट बिटवीन वर्टेब्रे, वर्टेब्रे के बीच में कार्टिलेज डिस्क प्रेजेंट होती है, और कार्टिलेज का क्या काम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देना, कुशन प्रोवाइड करना बोन्स को, जिससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, बेंड हो सकते हो, है ना। प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी,
स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन अलग अलग चीज है। बैकबोन जो है वो बोन है और स्पाइनल कॉर्ड अंदर इसके जो वर्टेब्रल कॉलम है ऐसे ऐसे इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू है, ठीक है, मैसेज पहुंचाने का काम करती है ये, तो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाता है। अब आता है रिब केज, 12 पेयर से बनी होती है। ये पीछे की बैकबोन से आगे की ब्रिस्ट बोन से जुड़ी होती है, ऐसे कर्व बना के जुड़ी हुई होती है। आगे की जो ब्रिस्ट बोन होती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। लिख लो, क्या पता 1 मार्क्स में आ जाए। स्टर्नम ब्रिस्ट बोन, ठीक है। तो यहां से बैकबोन से स्टर्नम में जुड़ी होती है और 12 पेयर्स होते हैं टोटल, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये जुड़ी हुई होती है। इनका काम क्या होता है? वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्ट करती है। फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है, जैसे ये मैंने बताया जुड़ी हुई है, तो ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज वहां पे होते हैं। होता क्या है, जब सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, यानी स्पेस प्रोवाइड कराती है लंग्स को, जिससे अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। रिब कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोकोनट हस्क हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं जबकि लीफ स्टॉक्स ऑफ कोरिएंडर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोकोनट हस्क में स्क्लेरेंकाइमा होता है जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोरिएंडर लीफ स्टॉक के अंदर कोलेनकाइमा होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक that cuticle on the outer wall of epidermis is advantageous for a plant living in desert but disadvantageous for a plant living in underwater। क्यूटिकल है एक थिक वैक्सी लेयर और वाटर रिपेलेंट है, तो ये डेजर्ट में प्लांट के लिए एडवांटेजेस होता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस होता है उन प्लांट के लिए जो कि पानी के अंदर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थिक क्यूटिकल क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं वाटर लॉस को और हेल्प करते हैं कि वाटर जो है वो कंजर्व हो इन ड्राई कंडीशन। लेकिन पानी के अंदर जो प्लांट है उन्हें ऐसी कोई नीड तो है नहीं पानी कंजर्व कराने की, तो ये क्यूटिकल क्या करते हैं, उल्टा गैसेस एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन थ्रू सरफेस को हिंडर कर देते हैं, उनमें बाधा लाते हैं। इसलिए अंडर वाटर प्लांट्स के लिए क्यूटिकल डिसएडवांटेजेस है। अगला क्वेश्चन है, एक बार जब पानी रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू जाइलम ऊपर चढ़ना होता है। तो कैसे वो काम करते हैं? जाइलम तो डेड सेल्स से बने होते हैं और जो लीव्स है, लीव के सेल्स वो कैसे होते हैं, लिविंग। तो वे आपस में कैसे काम करते हैं जिससे पानी ऊपर चढ़ता है? तो डेड जाइलम वेजल्स और ट्रैकियाड क्या करते हैं, होलो ट्यूब्स बनाते हैं जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपीरेशन क्या करते हैं, एक ट्रांसपीरेशन पुल वहाँ पे सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है थ्रू द जाइलम। ये एक तरीके से ऐसे ही है जैसे आप पाइप से जूस वगैरह पीते हो तो ऊपर एक सक्शन फोर्स लगाते हो, पुलिंग फोर्स होता है वो, जिससे जूस क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर स्टोमेटा एपिडर्मिस में नहीं हो, लीव की एपिडर्मिस और स्टेम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है? तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन कराता है जो कि नहीं होगा, तो इससे होगा क्या, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा, ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब मैंने आपको टोटिपोटेंसी के बारे में बताया है। टोटिपोटेंसी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे प्लांट सेल पूरा का पूरा प्लांट में दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। तो 1958 में फ्रेडरिक कैंपिन स्टीवर्ट ने क्या किया था, वस्कुलर फ्लोएम का एक सेल लिया था कैरेट का, उससे पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट कर दिया था। तो उन्होंने अपने इस पैराग्राफ में बताया है कैसे कैसे उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इन्होंने ये कुछ कंडीशन रखी थी कि जैसे एयर, लाइट ले लिया, एयर नहीं लिया, सॉलिड, मीडियम और न्यूट्रिएंट्स रखे तो जो सेल का मास था वो रिड्यूस हो गया। लाइट और एयर दोनों के रखने पे लिक्विड, मीडियम और न्यूट्रिएंट्स के साथ 20% इंक्रीज हो गया मास। अगर लाइट नहीं रखी, एयर ले लिया
तो लिक्विड मीडियम और न्यूट्रिएंट्स में वो रिड्यूस हो गया उसका मास। तो इन्होंने ये कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन बनाई थी, उनके बेसिस पे उन्होंने रीजनरेशन किया था प्लांट का। अब इसमें आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका आपको आंसर लिखना है। पहला आपसे पूछा है कि आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो कि फ्लोएम सेल्स ऑफ कैरेट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटिपोटेंट की, जिससे वो पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द थ्री कॉम्बिनेशन, जो हमने अभी 3 कॉम्बिनेशन देखी थी उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम बायोमास किस किस में मिल सकता है और पॉसिबल रीज़न बताने हैं। तो भैया कहाँ पे सबसे ज़्यादा मास मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा जहाँ पे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन उसी मात्रा में है जिस मात्रा में चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट में वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स है उस मीडियम में जिसमें प्लांट सेल अच्छे से ग्रो कर पाए। लोएस्ट बायोमास कहाँ मिलेगा, जहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की लैक है यानी कमी है उस मीडियम में, वहाँ पर सेल का जो बायोमास है वो कम रहेगा। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स ही क्या करेंगे, अच्छे से सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे और ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विल यू गेट द सेम रिजल्ट्स इफ यू कल्चर एनिमल सेल्स इंस्टेड ऑफ कैरेट सेल्स। तो भैया नहीं, क्योंकि एनिमल सेल्स में टोटिपोटेंसी की कोई भी एबिलिटी नहीं होती जैसे प्लांट सेल में होती है, यानी एक सिंगल सेल से हम कोई भी नया एनिमल्स नहीं बना सकते। अब आपको क्या करना है अगले क्वेश्चन में, थिंक एंड मेंशन एनी 2 कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी अबव। आपने अभी देखा कि टोटिपोटेंसी से नया प्लांट बनाया जा सकता है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन बताने हैं कोई 2। तो पहला है माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और दूसरा डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिसमें कोई भी डिजीज़ ना हो। अब ये छोटा सा टॉपिक है क्राउन गॉल डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से होते हैं, और इसमें क्या होता है, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स हो जाती हैं स्टेम के ऊपर, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है वाई आर द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन एन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन, यानी ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं एनिमल के, वो यूजुअली 1 और फ्यू सेल्स थिक होते हैं, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन क्या है, पहला टू स्टोर फूड एफिशिएंटली, नहीं, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नहीं, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम, ये आंसर सही लग रहा है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या है, 3rd इसका आंसर है। जैसे हम एग्जांपल लें एक लंग्स का, लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो वो अगर ज़्यादा लेयर की बनी होगी सेल की तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है जिसकी वजह से क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यू कैन परफॉर्म दीज 2 जंप्स, स्ट्रेट लेग जंप, कीप नीज एंड एंकल्स स्टिफ, नॉर्मल जंप, बैंड नीज एंड एंकल्स नेचुरली, हाउ डिड योर एंकल नी हिप पोजिशन डिफर फ्रॉम 2 जंप्स। अब देखो इसमें पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एक, इसमें क्वेश्चन में ये पिक्चर है, इसमें आपको बोला है कि आपको एक तो नॉर्मली जंप करना है जैसे आप बैंड होके अच्छे से जंप करते हो, और एक आपको अपनी एंकल और अपनी नी को बिल्कुल स्ट्रेट करके जंप करना है। तो इसमें पूछा है डिफरेंस क्या है, क्या आपको अलग लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एंकल, नी, हिप जॉइंट्स ये क्या करेंगे, एक साथ बैंड होंगे और अलाउ करेंगे बेटर फोर्स जनरेशन के लिए, और जब आप लैंड करोगे तो शॉक एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। लेकिन वहीं अगर स्ट्रेट लेग जंप करोगे आप, मतलब अपने नी को, अपने एंकल्स को बिल्कुल स्टिफ रखोगे, तो क्या होगा, अच्छे से मूवमेंट नहीं होगी, जिससे क्या होगा, आप अच्छे से जंप नहीं कर पाओगे। आप एक बार ट्राई भी करना, अगर आप अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हो, उन्हें मुड़ने नहीं देते, तो आप जंप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब ये एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है एजर्सन, उसमें बताया गया होता है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसमें आपको पढ़ के रीज़न पढ़ना होता है, और आपको ये देखना है कि रीज़न सही है, एजर्सन सही है, और सही है तो रीज़न एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे
पहला क्वेश्चन है, एजर्सन में क्या बोला है ए पार्ट में कि एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। यस, सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एपिथेलियम क्या कर सकता है, लंग्स में गैस एक्सचेंज करता है। हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा था, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। रीजन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन। नहीं, रीजन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब दूसरे क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या पूछा है, कार्डियक मसल कैन कंट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। हमें पता है कार्डियक मसल हार्ट में होती है और बिना थके काम करती रहती है। रीजन में क्या पूछा है, कार्डियक मसल सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड। यानी कि कार्डियक मसल्स के पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, उनको एनर्जी अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं, और ब्लड की सप्लाई वहाँ पे बहुत बढ़िया है। यानी ब्लड की सप्लाई पूरी सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पे मिल रही है। उससे होगा क्या, ब्लड सप्लाई अच्छी है तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अच्छे से मिल रहा है, और सेल क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा हार्ट या कार्डियक मसल बिना थके काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे एजर्सन में बोला है टेंडेंस कनेक्ट बोन टू बोन। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि टेंडेंस बोन को मसल से कनेक्ट करता है, ना कि बोन टू बोन। बोन टू बोन करता है हमारा लिगामेंट। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि एजर्सन फॉल्स है और रीजन तो ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उस हिसाब से। तो रीजन पढ़ लेते हैं, टेंडेंस आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। तो ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं जो कि काफ़ी टफ है। ये फोर्स अप्लाई करवाते हैं ताकि मसल बोन को क्या कर सके, मूवमेंट करा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन के एजर्सन में क्या बोला है कि इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट ऑकर्स प्राइमरली इन वन प्लेन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंज जॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकती है। ठीक है, एक लिमिट है उसकी, यानी एक डायरेक्शन में करा सकती है सिर्फ मूव। रीजन क्या है, द बोन एंड्स आर शेप्ड अलाउड टू स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो रीजन यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक डायरेक्शन में करा रही है, वहाँ पे मतलब हिंज है, रुकावट है। तो यहाँ पे क्या है आंसर, थर्ड, क्योंकि ए सही है, एजर्सन सही है, और जो हमारा रीजन है वो गलत है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में कैसे करा सकती है वो, जब वो एक ही डायरेक्शन में करा सकती है, हिंज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सारी डायरेक्शन में तो मूव नहीं करा सकती। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में होता तब यहाँ पे रीजन सही हो जाता, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सारी डायरेक्शन में मूव करा सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे आपको ट्री की एज रखनी है और वाई एक्सिस पे एनुअल रिंग और उसके डायमीटर रखनी है। ये आपको डाटा दे रखा है, इनका यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पे क्या है, एज ऑफ ट्री है, और यहाँ पे क्या है, DBH है और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स है। DBH मतलब वही डायमीटर। तो DBH क्या होता है, DBH होता है आपका डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट बोलते हैं जो हमारा ग्राउंड से कम 1 मीटर से 1.25 ऐसे ही कुछ मीटर होते हैं। इस डिस्टेंस से ऊपर जितनी डायमीटर होगी स्टेम की वो लेनी होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देखो पहले आप। ग्राफ को देखने के बाद आपको ये बताना है कि डायमीटर ओवर टाइम कैसे, क्या रिलेशन देख रही है। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डायमीटर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर एकदम से तेज हुई और फिर वो स्टेडली बढ़ती गई उसकी डायमीटर। ठीक है, तो यही आप इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ द टीक ट्री टू द एनुअल रिंग्स फॉर्म। अब देखो यहाँ पर ग्राफ देख के ही आपको आंसर बताना है। जो डायमीटर है और आपका टीक ट्री की एनुअल रिंग्स है, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, जैसे ये पेड़ है तो इसको काटोगे तो आपको ऐसे ऐसे रिंग दिखेगी, तो यही क्या है, एनुअल रिंग है, हर साल ये बढ़ती रहती हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, जैसे जैसे
एनुअल रिंग्स बढ़ रही है, ऐसे ऐसे डायमीटर भी क्या होगा, बढ़ेगा आपका। अगला क्वेश्चन है विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ ऑफ द स्टेम एंड वेयर इज इट लोकेटेड। तो इसका आंसर है कैम्बियम। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम। जो हमने पढ़ा था पहली वीडियो के लास्ट में, कॉक कैम्बियम पढ़ा था, वो क्या बनाता है, बार्क बनाता है, लेकिन यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम है, दोनों में डिफरेंस है। कॉक कैम्बियम एपिडर्मिस के नीचे बनते हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनता है वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम दोनों ही आपके लेटरल मेरिस्टेम है, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबल लेता है वो कॉक कैम्बियम नहीं लेता, वस्कुलर कैम्बियम के पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा एलिफेंट क्या करते हैं, बार्क को खाते हैं, पेड़ की छाल को खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसलिए उन्हें खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डीबार्किंग। इनके क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और आपको बताने हैं आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच फंक्शंस ऑफ द ट्री इज हैम्पर्ड बाय डीबार्किंग। डीबार्किंग से फंक्शन कौन से रुक सकते हैं ट्री के। तो डीबार्किंग में होता क्या है, कभी कभार फ्लोएम भी अफेक्ट हो सकते हैं, तो उस वजह से क्या हो सकता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है, वो हैम्पर हो सकता है, और डीबार्किंग से जो आउटर लेयर है वो खराब हो रही है, तो यानी प्रोटेक्शन भी वहाँ पे कम हो सकती है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है, अगर जो डीबार्किंग है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाए तो क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, ये आपको बताना है। तो अगर डीबार्किंग और ज़्यादा डीप हो जाए यानी डैमेज डीपर हो तो क्या होगा, वस्कुलर कैम्बियम जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, जिससे जो ट्री की गर्थ है वो इंक्रीज होना बंद कर देगी या रिड्यूस हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ टिश्यूज बीनेथ द बार्क वर सेवरली डैमेज। अगर बार्क के पीछे जो भी टिश्यूज है वो बहुत ही गंभीर तरीके से डैमेज हो जाए तो क्या वहाँ पे हो सकता है, कौन कौन से फंक्शंस वहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, जो बार्क के नीचे टिश्यू होते हैं वो वस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। अगर ये डैमेज हो गए तो सेकेंडरी ग्रोथ रुक जाएगी यानी गर्थ स्टॉप हो जाएगी, जो कि कैम्बियम डैमेज होने की वजह से हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जाइलम करते हैं उन्हें, जाइलम डैमेज हो गया तो ये भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी डैमेज हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि फ्लोएम डैमेज हो गया, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट कराना। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि क्या क्या एजम्पशन आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में लिए थे टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आंसर कैसे चेंज हो सकते हैं अगर आपके एजम्पशन चेंज हो गए तो जैसे आपने एजम्पशन लिए थे कि डीबार्किंग वहाँ पे हुई है वो फ्लोएम के साथ हुई है, तो उसके हिसाब से आपने आंसर बताया था। दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो डीबार्किंग अगर डी पर हुई है तो उसमें कैम्बियम या फिर जाइलम भी अफेक्ट हुआ होगा, ये आपने एज्यूम किया था। डीबार्किंग इज सीवियर इनफ टू इंटरप्रेट ट्रांसपोर्ट, तो आपने तीसरे क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो प्लांट का वो डैमेज हुआ होगा, यानी जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये तीनों ही डैमेज होंगे, तो उस हिसाब से आपने आंसर किया था। तो अगर एजम्पशन चेंज होते हैं, जैसे कि इफ़ ओनली द आउटर डेड बार्क इज़ रिमूव्ड, कि आप सिर्फ ये समझते हो कि आउटर डेड बार्क रिमूव हुई है तो उससे क्या होगा, मेनली जो प्रोटेक्शन है वो इफेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सेम ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आया, क्योंकि फ्लोएम वहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ। इफ़ जाइलम इज ऑल्सो डैमेज तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हो जाएगा। कैम्बियम डैमेज होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर डीबार्किंग भी पार्शियली हुई है, यानी ऊपर ऊपर की छाल तो उतरी है, बार्क तो उतरा है, लेकिन वो इतना भी डीप नहीं उतरा, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी गंभीर सिचुएशन नहीं होगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अम्रपाली एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो यंग मैंगो सैपलिंग सिस्टम है वो अच्छे से बेंड हो पाती है ड्यूरिंग मॉनसून विंड्स, टूटती नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है, कौन सा टिश्यू वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आपको ये बताना है कि अगर वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा आ जाए, उस टिश्यू को हटा के स्क्लेरेनकाइमा रख दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कोलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो यंग मैंगो सैपलिंग सिस्टम में क्या होता है, कोलेनकाइमा, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और अगर स्क्लेरेनकाइमा वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो जाएगी,
फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, वो रिजिड हो जाएगा, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो मिलेगी लेकिन इलास्टिसिटी गायब हो जाएगी वहाँ पे। तो प्लांट जो है, जो मैंगो सैपलिंग सिस्टम है, वो मॉनसून विंड्स में ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया फॉर द रीजनरेशन ऑफ शुगर केन। उसने क्या किया, 2 टाइप की कटिंग ली, ए टाइप और बी टाइप। फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसने 2 टाइप की कटिंग ली, एक में नोड प्रेजेंट है और इसमें नोड प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों कटिंग को उसने क्या किया, लगा दिया, और कुछ वीक बाद उसने देखा कि जो टाइप बी की कटिंग है वो स्प्राउटेड हो गई है और डेवलप होना स्टार्ट हो गई है नए शुगर केन में, जबकि टाइप ए की कटिंग वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे मतलब स्प्राउट नहीं हुआ वो। तो क्या है पहला क्वेश्चन इसमें, वाई वर द टाइप बी कटिंग्स एबल टू ग्रो एज शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट। क्योंकि टाइप बी में नोड्स प्रेजेंट थी और नोड्स के आसपास क्या होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि ग्रो कराने में हेल्प करता है। टाइप ए के अंदर कोई भी ऐसी नोड्स नहीं थी, यानी वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए। बड़ा आसान है, टाइप बी में क्या प्रेजेंट है, नोड, लेकिन टाइप ए में कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड इन इफेक्ट। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करनी थी कि कौन सी कटिंग उन्हें अच्छे से शुगर केन का प्लांट दे सकती है, इसी से तो वे अपनी खेती करेंगे। अगर टाइप ए अच्छे से वहाँ पे शुगर केन में डेवलप हो जाती तो वो टाइप ए को यूज़ करते, टाइप बी अगर कर रही हैं तो वो टाइप बी को करेंगे, ताकि उनकी जो खेती है वो अच्छे से हो जाए। और टाइप बी में नोड्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे शुगर केन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पैरामीटर्स शुड बी कैप्ट फॉर द बोथ टाइप ऑफ कटिंग्स टू एंश्योर फेयर कंपैरिजन। फेयर कंपैरिजन के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं कि लेंथ दोनों की सेम हो, आप पानी दोनों को एक ही अमाउंट में दो, खाद डाल रहे हो तो एक ही अमाउंट में डालो, उनका टेम्परेचर एक ही रहे, तो सेम डेप्थ पे आप उसे लगाओ, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको रखने हैं ताकि फेयर कंपैरिजन हो। ये रहे इसके आंसर, आप लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर ऑफ द सेम साइज। जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, विच सेल विल हैज़ लार्ज वैक्यूल। कौन से सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। जैसा कि हमें पता है प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, तो यही लिखोगे, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें स्टोरेज करना होता है फूड का और टर्जिडिटी मेंटेन करनी होती है, जबकि एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट एजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर द अबव क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या एज्यूम किया है कि हमने दोनों को मेच्योर सेल लिए हैं और हमने कोई स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पे नहीं लिया। जैसे हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं है या तो बहुत कम होते हैं, तो ऐसा हमने कोई स्पेशल केस नहीं लिया, हमने जनरली प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर किया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक टेक्स्ट बुक में ये बोला है कि ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये लाइन आपको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि इसकी करेक्टनेस को जांच सके कि ये सही है या गलत, और क्या क्या एग्जांपल्स आप लोगे टिश्यू के बारे में कि आप इसके आंसर को निकाल सको। जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर को निकाल सको और आप स्टेटमेंट को करेक्ट या फिर इनकरेक्ट बता सको। तो इसमें भाई क्या पूछ सकते हो कि क्या सच में टिश्यू एक ही फंक्शन करते हैं, टिश्यू के पास मल्टीपल रोल्स होते हैं नहीं होते, और फंक्शन चेंज हो सकते हैं लोकेशन चेंज होने पे, यानी रेगिस्तान में जो प्लांट है, पानी में जो प्लांट है, उनके फंक्शंस चेंज होते हैं या नहीं होते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करोगे आप। और आपको पता है, आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, ये सारे के सारे टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा है। एग्जाम्पल लो, जैसे पैरेन्काइमा स्टोरेज भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और बुयंसी भी कराता है, यानी पानी में फ्लोट करने का भी काम कराता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। हमने देखा था जाइलम फाइबर्स क्या करता है, सपोर्ट देता है उसे। हैंस मैनी प्लांट टिश्यू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्योंकि
एक टिश्यू के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है और एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आपका चैप्टर हो गया है खत्म। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।